अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी एजेंडा है क्या। पूछता है भारत कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को इतनी लालसा है, उसकी इतनी चाहत है कि वो उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक की गरिमा तक का ध्यान नहीं रख रहे। What is wrong with Donald Trump? Or is this who Donald Trump really is? दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या कम से कम सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। यह कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद कोई और ऐसी जगह है नहीं, कोई और ऐसी कुर्सी है नहीं, कोई और ऐसी जगह है नहीं जो किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा पद है नहीं, कोई ऐसा अवार्ड है नहीं जो किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर कम से कम रिझा सके। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। इनको अपने खुद नहीं समझ पाए तो दुनिया क्या समझे। जब डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इस नाम पर बने, इस बात पे बने कि अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, अमेरिका को दोबारा सबसे बेहतर बनाते हैं, अमेरिका को दोबारा एक बार सबसे ऊपर लेके जाते हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को लेके क्लियर डिवाइडेड है, जैसे कि अब दुनिया हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, और जो पसंद या डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत इतनी करते हैं कि आप सोचिए। लेकिन जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो, क्योंकि किसी भी नेता का उसके घर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उसकी पसंद और नापसंद दोनों होती है। उसको लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। लेकिन दर्शकों, माय पॉइंट इज नॉट दैट। मेरा पॉइंट है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में जो करते हैं वो अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अफ्रीका के दो देशों के बीच शांति संधि कराने के नाम पर नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। पहले कम से कम राजनेता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत के कोई राजनेता हो या विदेश का कोई भी हो, वो कम से कम इतनी तो शर्म रखते थे, वो कम से कम इतना तो लिहाज रखते थे, वो कम से कम इतनी तो अपनी गरिमा रखते थे कि खुद नहीं, अपने चाहने वालों से, अपने प्रियजनों से, अपने आसपास वालों से ये कहलवाते थे कि नहीं, इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मेरे को मिखाइल गोर्बाचोव, मेरे को यासिर अराफात, मेरे को नेल्सन मंडेला। ये नहीं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की तुलना कर रहा हूं या मैं मंडेला जैसे बड़े नेताओं को सबकी पंक्ति में खड़ा कर दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने कभी खुद नहीं बोला। चाहे इनमें से किसी को मिला हो या नहीं, इनके आसपास के लोग, इनको चाहने वाले लोग, इनकी कोटरी, और ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोटरी नहीं है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने पसंदीदा लोग महत्वपूर्ण जगहों पे नहीं बैठे। हालांकि ये कहा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज की कमेटी में तो पूरे ज्यादातर अमेरिका की लॉबी है, ज्यादातर अमेरिका के लोग हैं, ज्यादातर जिसको अमेरिका चाहती है, जिसको डिप्लोमेसी के टीयर 2 से यानी बैकडोर डिप्लोमेसी से साधना चाहती है, उसको नोबेल पीस प्राइज दिला देती है अमेरिका। लेकिन जब उसी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने लिए स्वयं नोबेल पीस प्राइज मांगने लगे तो पूछता है भारत, किस ओर जा रही है दुनिया। और ये बात सिर्फ नोबेल पीस प्राइज की नहीं है, ये एक शांति का प्राइज, ये एक नोबेल का पीस प्राइज, हाँ ये बहुत प्रेस्टिजियस है, हाँ ये बहुत मान्यता रखता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ये मानना, ये अपने लिए खुद मांगना, ये बहुत जगह इशारे कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान, सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम अपने संदर्भ में देखेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं।
भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए, भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारत ने पाकिस्तान को मात दी, भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा, पाकिस्तान ने त्राहिमाम मचाया, पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया, पाकिस्तान दुनिया के पास गया, पाकिस्तान दुनिया से मदद मांगने गया, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उन्होंने दुनिया का शायद ही कोई अपना नेता छोड़ा हो, शायद ही कोई। पनामा से लेके और पेंसिल्वेनिया तक वो सबके गवर्नर्स और सबके मुख्यमंत्री और सबके प्रधानमंत्री तक गए और बोला कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूद के सबसे पहले अपने आप भारत से बिना कोई बात करे बोला कि मैंने शांति संधि करा दी है। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अब हम बातों को पर्सपेक्टिव में रख पा रहे हैं, अब हम बातों को उनके मतलब से उसका आकलन कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने एग्रेसिव थे? डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कराने का श्रेय लेना चाहते? आज वो बात थोड़ा थोड़ा, वो जो धुंध है, वो जो जाली सी है, वो हट रही है, क्योंकि उनका ना भारत से कोई मतलब है, ना पाकिस्तान से, उनका अफ्रीका से ना कोई मतलब है, ना रूस यूक्रेन से, उनका मतलब नोबेल के पीस प्राइज से है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी। ये बात अलग है कि इसको अचीव करने के लिए, नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए, वो खुद अपने ही लोगों को, जी हां, खुद अपने ही लोगों जैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये मानिए कि अपने 4-5 टॉप नेताओं में से किसी एक को खुलेआम भरी मीडिया के सामने गलत कह दें। पिछले 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड या फिर तुलसी गैबर्ड, आप जैसे भी उनके नाम का उच्चारण करना चाहें, तुलसी गैबर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने भरी मीडिया के सामने, और सिर्फ तुलसी गैबर्ड को नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है, उसके अंदर CIA आता है, उसके अंदर इनकी FBI आती है, उनके अंदर इनकी होमलैंड सिक्योरिटी आती है, इस सबको गलत कह दिया है। किसके संदर्भ में? ईरान के संदर्भ में, ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स के संदर्भ में, ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी के संदर्भ में। खुलेआम जब एक पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो कहते नहीं, मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पीस प्राइज के लिए इतने दीवाने हो गए कि वो अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, जिस इंटेलिजेंस कम्युनिटी को दुनिया में जिसकी साख है, जिसकी लाठी दुनिया में गड़ी हुई है, CIA ने कहा है कि ये CIA ने किया है। ये सोचिए किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है तो ये कहा जाता है कि CIA ने करा दिया। किसी देश में किसी बड़े व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो ये कहा जाता है, देख लो भैया, CIA ने तो नहीं कराया। चाहे भारत हो या कोई और, कहा जाता है, चाहे वो दबी आवाज में कहा जाता हो, लेकिन कहा जाता है। ऐसी रसूखदार, ऐसी साख रखने वाली इंटेलिजेंस कम्युनिटी को सरेआम कह देना अपने ही राष्ट्रपति के द्वारा कि नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को लेके मेरी अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, तुलसी गबार्ड भी, जो कि CIA और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मंत्री हैं, वो गलत हैं, अपने आप में दिखाता है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराना चाहते थे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप आमादा थे कि किसी तरह से वो श्रेय ले लें, वो कश्मीर को द्विपक्षीय से त्रिपक्षीय कर दें या मिडिल मैन आ जाएं भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि उनको ना भारत से, ना पाकिस्तान से, ना कश्मीर से, और मैं दोहरा रहा हूं, ना रूस से, ना यूक्रेन से, उनको सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज से मतलब था। तो आखिरकार क्या है ये नोबेल पीस प्राइज और क्यों इतने दीवाने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, मेरे साथ मेरे एनालिस्ट हैं, मैं चाहूंगा अगर आप उन्हें जोड़ लें तो, कि क्या ऐसा कभी हुआ है? सिर्फ अमेरिका के नहीं, अनंत विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, पंकज जी हैं, एम्बेसडर वोरा हैं, सतीश के सिंह जी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मैं एक एक करके आप लोगों के पास आ रहा हूं। सबसे पहले एम्बेसडर वोरा, कीपिंग थिंग्स इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। एक तो एम्बेसडर वोरा, ये एयर इंडिया की फ्लाइट से बहुत परेशान कर दिए। पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ एक ही देख रहा हूं कि भैया फ्लाइट चल रही है कि नहीं चल रही। वो हर दिन कैंसिल कर देते हैं, मैं हर दिन वापस आ जाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिस तरह से हमारी एयर इंडिया नहीं मानती, उस तरह से ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं मानते। ही इज हेलबेंट, एंड आई मीन हेलबेंट, टू गेट अ नोबेल पीस प्राइज। ऐसा क्या है नोबेल पीस प्राइज?
हमने तो यही सुना था कि टियर 2 डिप्लोमेसी के लिए यू आल्सो बीन एन एम्बेसडर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अम्बेसडर साहब, आप माने ना माने आप भी कि ये नोबेल पीस प्राइज, ये सब जितने भी, ये सब बैकडोर डिप्लोमेसी के पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कहता कि सारे, लेकिन ये कहा जाता है, सुखबुगाहट में कहा जाता है कि जिस देश को सेट करना है उस देश में, और इसके अंदर ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का भी सेम होता है कि ये सारी लॉबीज चलाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये नोबेल पीस प्राइज की ऐसी क्या इतनी चाह हो गई कि वो अपने रसूख और अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी को दांव पे लगाने को तैयार है? एम्बेसडर वोरा। वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है सर व्हेनेवर आई एम विद यू एंड यू पुट इट अक्रॉस ब्रिलियंटली। पहली चीज बताना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इनकी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, नरगिसी पर्सनालिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसमें बहुत होते हैं। मैं सबसे होशियार, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान एटसेट्रा। नोबेल पीस प्राइज वो सोचता है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है कि ये अल्टीमेट ठप्पा होगा on my contribution to the planet। ये राज he wants to be remembered as someone, डील मेकर तो है, बट ये पीस डील करने की कोशिश करें। ये कॉन्गो की बात करते हैं, रवांडा की बात करते हैं। कॉन्गो में जो कॉन्गोली सरकार है, कहते हैं मैंने वहां समझौता करा दिया, कॉन्गोली सरकार का 20% उसकी धरती के ऊपर कंट्रोल है। ईस्टर्न कॉन्गो तो पूरा रेबल ग्रुप तरह तरह के वहां पे घूम रहे हैं। ही डजंट नो, ही डजंट केयर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि पर्सनल बेनिफिट इसके लिए सबसे जरूरी है। मैं बहुत जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इसने बुलाया था उसको, मुनीर को लंच करने के लिए, वो जो बेवकूफ मुल्ला है पाकिस्तान का, उसने पहले, और जिन्होंने इनके प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि द मुल्ला हैज नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप फॉर द नोबेल प्राइज, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भोजन के लिए बुलाया। अगर आप भी नॉमिनेट कर दें ट्रंप को, आपको भी व्हाइट हाउस में भोजन के लिए इनविटेशन मिल जाएगा। सो दिस इज रिडिकुलस व्हाट ही इज डूइंग। जो कुछ इसकी बची कुछ जो इसकी इज्जत थी दूसरे देशों में, सब खत्म हो रही है। ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। और मेरा मानना है कि शायद सर ये अपना सेकंड टर्म कंप्लीट नहीं करेगा। ही हैज ह्यूमिलिएटेड नॉट ओनली हिमसेल्फ, लेकिन इसने नीचा किया है अपने देश को। और वो एक गाना, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, बॉलीवुड का बड़ा पुराना गाना है, आगे है पागलपन मेरा और मैं पीछे पीछे, कोई अंबर के नीचे मेरे जैसा दीवाना नहीं है। ही इज लॉस्ट इट। लेकिन अम्बेसडर, अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना, वो चाहे अच्छा निकले खराब निकले, वो अमेरिकन की जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया क्यों झेले? आप ये सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये हो गया कि मतलब ये कैसी कहावत मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ जो आतंकवाद बनाने के लिए, जो आतंकवाद को पैदा करने के लिए, जो आतंकवाद की फैक्ट्री का केयरटेकर है, द केयरटेकर ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, इज स्पॉन्सरिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट और इज पुशिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नेम फॉर नोबेल पीस प्राइज। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। नोबेल पीस प्राइज को बंद हो जाना चाहिए अगर ये मतलब इस स्तर पे आ गया। तो आप सोचिए, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये तो गजब रहा। ये तो अच्छा है कि जब ओसामा बिन लादेन जिंदा था उससे नहीं कलवा दिया इसने। यू नेवर एब्सोल्युटली। वो सीरिया वाला जो आतंकी है, जो आजकल प्रेसिडेंट बनता फिरता है, जिसको इसने कहा था वेरी हैंडसम बॉय, उससे भी नॉमिनेट करा लेगा। आई मीन ही इज जो वैल्यूज आप और मैं बचपन से अमेरिका के बारे में एडमायर करता रहा हूं कि अमेरिका स्टैंड्स फॉर दिस दैट एंड द अदर, वो ये सब बर्बाद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था, उसको परवाह नहीं है। ऑल दैट मैटर्स टू डोनाल्ड ट्रंप सर, मोर देन इवन अमेरिका, व्हाट मैटर्स टू हिम इज आई, मी, माई सेल्फ। और इसमें वो अमेरिका आई, मी एंड माई नीचे ले जा रहा है। राइट एम्बेसडर। लेकिन एम्बेसडर साहब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकियों ने चुना है, अमेरिकी ही डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, लेकिन दुनिया को क्या करना है वो देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू माय अदर पैनलिस्ट हर्षवर्धन जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के कंटेक्स्ट में, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, अनंत दादा आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें हर्षवर्धन जी, अब समझ आता है, अब वो जो पजल का जो मिसिंग पीस था वो मिला है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, आप सोचिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो बोलना काफी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, ओनली मी एंड हर्षवर्धन, अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए पुश करता है। और डोनाल्ड ट्रंप छाती चौड़ी करने के अगले दिन बोलते हैं, अपनी ही इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत बताते हैं, अपनी CIA के मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस के मिनिस्टर तुलसी गबार्ड को गलत बताते हैं, और मतलब ईरान के परिप्रेक्ष्य में, और कहते हैं कि अफ्रीका के कुछ देशों में
मैंने शांति कराई है, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया, पर ये तो कलयुग टाइप आ गया हर्षवर्धन जी। आई डोंट नो मतलब एनीथिंग एल्स टू से जी। देखिए आश्चर्य, हम लोग अपने यहाँ देखते हैं ना, जगह जगह इस पे सिग्नल पर और भी जगहों पर भिखारी होते हैं। तो जब वो पैसे मांगते हैं तो कुछ नहीं होता है तो कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस स्थिति में आ जाएगा कि वो लग रहा है जिससे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और सबके सामने हाथ पसार रहे हो कि गॉड के नाम पर दे दे बाबा, युद्ध विराम करवाने के नाम पर दे दे बाबा, किसी नाम पर दे दो। अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी दुर्गति होगी ये दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। और आप लोगों भी अच्छी बात कही आपने कि उसामा बिन लादेन और असीम मुनीर, उसामा बिन लादेन रहा नहीं, असीम मुनीर अभी जिंदा है, वो किसी से भी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन किस हालात तक पहुंचा दिया उन्होंने, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन इस एक लालच ने, और एक संस्कृत का श्लोक है, मैं वो श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आदमी को संपत्ति का मोह होता है, स्त्री का मोह होता है, पुत्र का मोह सबसे खतरनाक होता है। जो लोग कहते हैं ना वंशवाद, क्यों लोग पुत्र के पीछे क्यों अपना पूरा सब साथ गिरा देते हैं, लेकिन पुत्र से भी खतरनाक अगर कोई मोह होता है तो वो होता है प्रतिष्ठा का, यश का मोह। और ये जो मोह है ये आपको सिद्धांतों से, रिश्तों से, नियमों से, कानूनों से सबसे परे ले जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उसी अवस्था में पहुंच गए और चूंकि एक वो कारोबारी हैं, अपने जीवन में उनको उस तरह की साख नहीं मिली, पिछले कार्यकाल में भी उस तरह की साख नहीं मिली। उनको लगता है अरे क्या भाई, जो मलाला को मिल जाए, जो राह चलते जाने कितने लोगों को मिला है दुनिया में। हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज हो या रेमन मैग्सेसे, ये किसके लिए है वो सब जानते हैं, किस तरह से मिलता है वो सब जानते हैं। उसके लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसे बावला हो जाना। लेकिन इसने एक काम बड़ा अच्छा किया ईश्वर जी, वो अच्छा काम ये किया कि जो काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश सचिव, हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे, उसको स्थापित करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। उनकी जो पोस्ट है जिसमें 4 से 5 बार नोबेल पीस प्राइज का जिक्र है, वो ये बताता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में कोई हैसियत नहीं रह गई है। अमेरिका सर्वशक्तिमान देश जरूर है, लेकिन उसके राष्ट्रपति के तौर पर उनकी साख खत्म हो चुकी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में, चूंकि भारत ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए कर दो और तुम अपनी तरफ से बंद कर दो, हम भारत को कहेंगे कि अब वो कुछ नहीं करेंगे। सारी बात यह है जो उनके डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब ने कहा ठीक है हम भी बात करते हैं, आप बहुत पीट रहे हो। सारा मसला बस इतना है, अच्छा है कि ये स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। लेकिन ये सिचुएशन कितनी टेंस है। इससे पहले कि मैं आनंद जी और बाकियों के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी एक सवाल और, ऐसे में अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का, देखिए जैसे आपने कहा कि सर्वशक्तिमान, ये तो कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ी कुर्सी है। ये नोबेल पीस प्राइज है क्या? क्योंकि ट्रंप क्या है ये तो अब सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। अमेरिकी कहते थे कि अभी दुनिया समझी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या है। मैं कहता हूं अभी भी पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से दुनिया समझी नहीं है। ये हैं तो बड़े वाले खिलाड़ी, लेकिन ये इतने बड़े वाले निकलेंगे ये कोई समझेगा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपने लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहलाए। ऐसा है क्या नोबेल पीस प्राइज? हम तो यही जानते थे कि लॉबी चलाती है, हम तो यही समझते थे कि जिस देश में सेटिंग करनी होती है, जो आपने मैगसेसे अवार्ड और ये सब किया, वहां ये लोग करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन आती है सीआईए, और ये कहा जाता था कि ये सीआईए की ये सब डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सीआईए जैसे इनको मैनिपुलेट करना चाहता है मैनिपुलेट हो जाता है। पर यहां तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते हुए, जैसे आपने कहा, गिड़गिड़ाते हुए दिख रहा है। ये तो समझ से परे हो रहा है हर्षवर्धन जी। देयर इज समथिंग विच इज जस्ट, मतलब हम जिसको या तो जिस पे उंगली नहीं रख पा रहे हैं, या नोबेल पीस प्राइज सचमुच अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, के पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, कतई महत्वपूर्ण नहीं है। और आपने ये ठीक कहा, जितने इस तरह के अवार्ड हैं, जितनी पीस प्राइजेस से लेकर जितनी भी ऐसे प्राइज हैं, उन सब को अमेरिका अपने हितों के लिहाज से इस्तेमाल करता रहा है। आमतौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में
उस देश की सरकार, उस देश की जो डेमोक्रेसी है, उसके विरुद्ध काम करने वाले लोगों को इस तरह के पुरस्कार मिलते रहे। जानबूझकर ऐसा एक तंत्र तैयार किया गया। और मैं फिर कहता हूं, ये एक जो अवार्ड्स की एक जो उसके पीछे की पॉलिटिक्स है, उस पर अगर अलग से बात करें तो समझ में आएगा कि आप ध्यान से देखें, चाहे जितने बड़े बड़े अवार्ड हो उनके आप लिस्ट उठाकर देखिए, उन लोगों का सचमुच योगदान क्या रहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में जब हर तरफ युद्ध चल रहा है, उसमें पीस प्राइज जैसी चीज किसी को दी भी जा सकती है क्या? और क्या किसी की कोई भूमिका बची है? क्या अमेरिका की या यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका बची है? मुझे लगता है कि अब इस सवाल को ज्यादा मजबूती से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया के हर हिस्से में लड़ाई हो रही है तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब रह गया? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के देशों की हिस्सेदारी नहीं है। एक आतंकवादी को वीटो लगाएगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा कि एक तरफ तो आप सैंक्शन लगाते हो, दूसरी तरफ आतंकवादी पालते हो, इसी में जोड़ लीजिए कि वीटो लगाते हो, तो ये वाली राजनीति जो है, मुझे लगता है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल अनंत विजय जी, अब इसको लेके भारत में जो इतनी प्रतिक्रियाएं, जो इतनी बातें हो रही थी, एक तो भारत में दो चीजें लोग जानना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो जो पाकिस्तान को लेके वो जो शांति की बात थी, अब सबको समझ आ गया। और दूसरा, ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, इनका बाराबंकी कनेक्शन, इट्स लाइक ऑल ओवर। कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे राहतुल्लाह खुमैनी, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आए थे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दुनिया बात कर रही है ये व्हाट इज बाराबंकी। आप अभी गूगल पे जाइए, आप बाराबंकी पूरा भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 BA RA पे ही वो पूरा राहतुल्लाह खुमैनी की पूरा दे देता है। सो भारत के कनेक्शन तो दूर दूर तक है, सही या गलत वो तो समय डिसाइड करेगा। लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज, अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं, ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, हर जगह शांति कराना, उनको कोई बुलाना नहीं चाहता है, वो कोई चाहते नहीं। और जो चाहता है इजराइल, वहां वो जा नहीं रहे। बेन्यामिन नेतन्याहू बोल बोल के थक गए पिछले 5 दिनों से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ट्रम्प इज माय फ्रेंड, ही विल कम, ही विल कम। ट्रम्प अफ्रीका में शांति करा के नोबेल पीस प्राइज मांग रहे। ये दुनिया जा कर रही। अनंत विजय जी। ऐश्वर्य जी, देखिए, ट्रंप ने जिस प्रकार से नोबेल की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुझे नोबेल मिलेगा नहीं, तो वो अपनी क्षमताओं को लेके डोनाल्ड दादा आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उनको किस आनंद दादा, आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, माफी चाहता हूं। 10 सेकंड में वापस आ रहा हूं, 10 सेकंड में आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं और फिर वापस आ रहा हूं, कुछ दिक्कत हो रही है। सेम सवाल सतीश के सिंह जी के पास जा रहा हूं, सतीश जी, या फिर पहले पंकज जी के पास जा रहा हूं, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, अब आपको समझ आ रहा है, भारत के विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। जी दादा जी, ओवर टू यू। पूरे देश को, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ट्रंप की हालत ये हो गई है कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जिन लोगों को लग रहा है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बन गए हैं, ये वही लोग हैं जो ट्रंप के गले में झूमते थे। ये वही लोग हैं जो नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में करते हुए घूम रहे थे। गरीबों की बस्तियां पर्दों के पीछे ढक दी गई थी। जब ट्रंप साहब आगरा पहुंचे ताजमहल देखने, तो योगी जी खड़े थे और विमानतल पे 300 सांस्कृतिक कलाकार नाच रहे थे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन सरकार ने नहीं किया, एक निजी संस्था ट्रंप अभिनंदन समिति ने उसका आयोजन किया। और आज तक पता नहीं है कि उस ट्रंप अभिनंदन समिति को जो पैसा जो उसने खर्च किया, करीब 1 अरब रुपए, वो कहां से और कैसे मिला था। आज इन सब लोगों को ट्रंप कैसे लग रहे हैं? अरे ट्रंप की क्या गलती है? ऐसे लोग दुनिया भर में हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अरे नेहरू जी क्या थे, अरे इंदिरा जी क्या थी, जब उनका इतना नाम हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। ट्रंप साहब को भी लगता है कि अगर रूजवेल्ट को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज, विल्सन को मिल सकता है, कार्टर को मिल सकता है, और तो और उपराष्ट्रपति अल गोरे को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा बात कि बराक ओबामा को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये मानसिकता इस तरह की होती है कि मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? अपने अपने घर में भटके हुए लोगों की दुनिया में आजकल कमी नहीं है। अभी
बहुत अच्छी बात कही गई कि अपने जीवन में जिन्हें पंकज जी आपकी आलोचना, आपके पास आलोचना का पूरा अधिकार है, सबके पास है, आपको पसंद हो, लेकिन आप बात समझिए, बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बात अमेरिका के राष्ट्रपति की। डोनाल्ड ट्रंप के इतना सब करने के बाद भी अगर कल भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया, भारत या किसी भी और देश जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पर से नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्डर नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर्टी वाले नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं। अमेरिका, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया था, अमेरिका का राष्ट्रपति। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। पंकज जी प्लीज समझ। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भी भारत आए थे, निक्सन भी भारत आए थे, जिमी कार्टर भी भारत आए थे, बिल क्लिंटन भी भारत आए थे, बुश भी आए थे, बराक ओबामा भी आए थे। लेकिन जिस तरह हमने पलक पावड़े ट्रंप साहब के लिए बिछाए, जिस तरह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी निजी हैसियत से नहीं गए थे अमेरिका, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और तब थे जब वो गए अमेरिका और उन्होंने नारे लगाए की बार ट्रंप सरकार, की बार ट्रंप सरकार। पूरा मीडिया हर्षवर्धन जी वांट्स टू कम इन कर रहा था। हर्षवर्धन जी, पंकज जी को मौका मिल गया। पंकज जी कह रहे हैं देखो ये है वो डोनाल्ड ट्रंप। चाहे राहुल गांधी को अगर मिलने का समय अभी दे दे तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कनाडा से, कैलगरी से सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, मना कर दिया कि आई विल नॉट कम, मेरे को जाना है। राहुल गांधी को अगर अभी बुला लें तो 21 घंटे की फ्लाइट है आजकल, वो जो एयर स्पेस वायलेशंस के चलते 21 घंटे की, अगले 10 मिनट में जाएंगे एयरपोर्ट। लेकिन बोलने के लिए पंकज जी के पास पूरी दुनिया है। नहीं अमेरिका देखिए और फिर देखिए कि परिणाम क्या निकलता है। अरे अब ओके हर्षवर्धन जी, पता चला अदरक का असली स्वाद। ओके पंकज जी। ऐश्वर्य जी, हर्षवर्धन जी, जी बड़ा अच्छा किया पंकज भाई ने, एक बढ़िया पॉइंट जो है जिसको देश को ठीक से जानना चाहिए। और सही बात है, हम सबके मन में ये सवाल तो रहता है ना भाई कि यही ट्रंप तो था जिसके लिए हवन किया गया था। तो आज भी पंकज जी भी वही बोल रहे हैं कि उनके साथ खड़े रहे, तो ठीक बात है। एक वर्ग है जिसको आप भक्त कहते हैं, जिसको आप मोदी समर्थक कहते हैं, जिसको आप राष्ट्रवादी कहते हैं, वो क्या करता है, जब भारत के समर्थन में भारत का पक्ष कोई भी मजबूत करे तो उसके लिए हवन करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, आंख मूंद कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। तब ट्रंप के साथ खड़ा था। लेकिन एक खतरनाक वर्ग है जो भारत का पक्ष जो भी कमजोर करे उसको अपना, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा क्या बना लेता है। आज वैसे ही कुछ लोग हैं इस देश में जो ट्रंप को सर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं। उनको क्या मिलने वाला है? भारत तो जब भारत के प्रधानमंत्री या जहां भी वो जाते थे स्वागत उनका होता था, उसके पीछे बड़ी सीधी सी बात थी, हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते वहां ले जाना चाहते थे जहां चाइना को हम काउंटर कर सकें, जहां हम ट्रेड के मसले पर उस बाजार में जा सकें, जहां हम अपने हक की नीतियां बनवा सकें। हमने वो किया। 60-40। लेकिन आज जो लोग ट्रंप को अपना सब कुछ मानकर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं, उनको ट्रंप से क्या मिलेगा? उनको सिर्फ ये मिल रहा है कि ट्रंप भारत का पक्ष कमजोर कर रहा है, ट्रंप भारत को असहज कर रहा है। ऐसा व्यवहार करने वाले किस तरह से देखे जाने चाहिए, ये आप लोग सोचिए। मैं इसी पॉइंट को उठाना चाहता था। सतीश के सिंह, सतीश जी, हमने तो शी जिनपिंग को भी, आनंद दादा वापस आ गए, आनंद दादा कमिंग बैक टू यू नाउ, आनंद दादा एंड सतीश जी, हमने तो शी जिनपिंग को भी झूला झुलाया था, हमने तो सबके साथ। और जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का उन्होंने वेलकम किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ही वाज बराक ओबामा। और वो तो पंकज जी के बड़े चहीते हैं, आपके भी हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है या अगर अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी और देश में आ रहा है तो उसको उसकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति। और कौन देश नहीं चाहेगा, भारत नहीं चाहेगा क्या कि चाइना और पाकिस्तान को उनके स्तर पे रखने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया तो है हमारे साथ, अमेरिका भी आ जाए। हमने तो चीन को भी समझाने की कोशिश की थी कि वी वांट पीस। हमने उनके लिए रेड नहीं डबल रेड कारपेट रोल आउट किया था। वो तो चाइना है कि मानता नहीं, तो हमने कहा ठीक है फिर देखो जो होगा। लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज, सतीश जी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, और फिर आनंद दादा आ रहा हूं, ये नोबेल पीस प्राइज ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहलवा रहा है नोबेल पीस प्राइज। सतीश दादा मैं यही कह रहा हूं
मैं तो यही कह रहा जी। हूँ, आपके ही चैनल पे बोला था कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी में नोबल भी आता है। हम लोग तो जिस तरह के मानसिकता से भारत में अंधभक्ति करते हैं, हो सकता है हम लोग दिखाने के लिए भी अंधभक्ति करते हो, तो हमको तो लगता है कि खाली भारत रत्न ट्रंप को नहीं दिया, बस यही एक कमी रह गई पहले। और अब हो सकता है हमें ऑल्टरनेटिव नोबल के बारे में भी सोचना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 15-17 बार ये दावा करता हो कि हमने रुकवा दिया, और एक टेररिस्ट के साथ लंच करता है और एक कहता है न्यूक्लियर टेररिस्ट, उसको मारने जाता है। भाई अगर वो सच में वो शांति करा देता है पूरे दुनिया में, तो हमें क्या आपत्ति रहेगी कि उसको नोबल मिल जाए, एक आध दो लोगों को और मिल जाए, करा तो दे। लेकिन क्या है कि अमेरिका का इज्जत घटना ट्रंप के नेतृत्व में मागा अब मागा के समय में अमेरिका की फजीहत ऐसी हो रही है जो हम समझते हैं भारत के लिए खतरा है। मैं अब बता रहा हूँ ये खतरा है। तो भाई झूला आप झूलाएं, कुछ भी झूलाएं, हम कम से कम आसमान में झूले नहीं। तो जो जैसा है उसी से करें, उसका इलाज उसी से। अगर मान लीजिए हमें ट्रंप ने फ़ायदा पहुंचाया हो या अभी भी फ़ायदा पहुंचाता हो, तो हमें क्या दिक्कत है? जब जैसा तब तैसा रहो। लेकिन ये नहीं कि पहले आंख बंद करो और फिर कहो कि भाई आप सब लोग भक्ति में जुट जाओ। ये नहीं चलता है। और ट्रंप जो है, अगर हम तो बार बार आपके चैनल पे भी कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, इससे ज़्यादा हमारे देश की बेइज्जती किसी ने नहीं की है। कि हमारा प्रधानमंत्री G7 में गया हो और वहाँ पर वो संडे से ही वो टेररिस्ट जनरल, जिहादी जनरल को बुला के लंच कर रहा हो, खाली नोबल के लिए, क्रिप्टो के लिए, क्या ईरान में उसका सहयोग लेने के लिए। कैसा दोस्त निकला यार, इससे तो बढ़िया दुश्मन है। इससे तो बढ़िया है कि 2 बार आप जिनपिंग को ही आप झूला दीजिए। लेकिन ये आदमी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हम चाहते हैं मजबूत अमेरिका, क्योंकि हमें तो कभी कभी लगता है डर कि भाई ये आदमी कहीं डेमोक्रेटिक हिटलर साबित ना हो जाए। आप समझ लीजिए मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये विध्वंस की स्थिति में हो गया है, अमेरिका की हालत खराब है। 37 ट्रिलियन डॉलर कितना है वो उसका कर्जा हो रहा है। कहता है इंडस्ट्री लाएगा, अरे कौन सी इंडस्ट्री लाएगा? जो है वो भी बर्बाद हो गया है। आज अमेरिका की अमरीकी जाने, देखिए भैया, देखिए सतीश जी, अमेरिका की तो अमरीकी जाने, अनंत विजय जी, हमें तो अपना देखना है। आज के बदलते समीकरण में ईरान इजराइल, अभी अगले 2 मिनट में मैं वो डिटेल्स लेके आने वाला हूं दर्शक, ईरान इजराइल को लेकर क्या क्या हो रहा है। लेकिन अनंत विजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा गेम जिसे कहते हैं वो मतलब अलग ही चाले चल रहे हैं। वो रूल बुक क्या, उन्होंने पूरी बुक ही बदल दी है। आनंद दादा देखिए, जब अभी हर्षवर्धन जी ने एक अलग वर्ग की चर्चा की, उसको भक्त नहीं, हर्षवर्धन जी कहते हैं। और जो कम भक्त लोग होते हैं, वो कम भक्तों को बड़ी दिक्कत होती है अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो कृपया उस वर्ग को कम भक्त कहा करें, अंधभक्त ना भी कहें। अंधभक्तों के सामने एक कम भक्त समुदाय होता है। तो अगर कम भक्त को आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो कम भक्त हो जाएगा। तो आप ठीक से बोलिएगा, कम भक्त की तरह। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उत्साहित हो रहे हैं लोग, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की आड़ में इशारों में कांग्रेस पार्टी के एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनको 19/11/1962 में नेहरू का गिड़गिड़ाते हुए वो पत्र याद करना चाहिए जो उन्होंने कैनेडी को लिखा था। अभी तक कम से कम नरेंद्र मोदी ने घुटने नहीं टेके हैं। आंख में आंख डाल के 35 मिनट की बातचीत में उनको बता दिया जाता है कि आपकी ये हैसियत है और ये नया भारत है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम हाथ जोड़ के 1 घंटे के अंदर 3 पत्र लिखते हैं गिड़गिड़ाते हुए कि भैया किसी तरह बचा लो। जो स्थिति आज आसिफ मुनीर की है, वही स्थिति उस समय भारत की हुआ करती थी। इसको कांग्रेस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और अगर आप इतिहास को भूलकर किसी पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की तथ्य जब सामने आएंगे तो फिर मुंह छुपाने की जगह आपको मिलेगी नहीं। रही बात नोबेल पुरस्कार लेने की, और नोबेल पुरस्कार तो ट्रंप को पता है कि वो नोबेल पुरस्कार उसको मिलना नहीं है। वो एक इस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास
कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उसने हर चीज को बहुत ही ट्रिविलाइज कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है, मैं कल 3-4 लोगों से यूएस में बात कर रहा था, वहां मुझे ये बताया गया कि ट्रंप ऐसा चाहते हैं, कौड़ी बहुत दूर की है लेकिन कौड़ी बहुत दिलचस्प है जो यूएस के लोग सोच रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप जिस प्रकार से आसिफ मुनीर को अपने ट्रैप में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसके तहत अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार इस्लामिक वर्ल्ड के पास जाए। इसलिए जब तक आप देखिएगा आने वाले दिनों में, और मार्क माई वर्ड ऐश्वर्य जी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका के जितने भी परमाणु संयंत्र हैं या परमाणु उनके जहां बम है, या जिस प्रकार से अमेरिका धीरे धीरे वो सबको अपने कब्जे में लेगा। जिस प्रकार मुनीर पाकिस्तान ने अपने, ये आपने बहुत ही एक दिलचस्प बात बोली आनंद दादा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो अभी हो रहा है, जो अभी हुआ है, ओनली आनंद दादा एंड हर्षवर्धन जी, पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं। अभी जो हुआ है वो ये कि पिछले कुछ मिनट पहले, 1-1.5 घंटे पहले इंडियन टाइम के, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ने पाकिस्तान के सदन में खड़े होकर ये कहा है कि हमारा आर्मी चीफ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को और बलूचिस्तान के मिनरल्स को अमेरिका में बेचने गया। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान के सदन में खड़े होके ये बात कह रहे हैं, और ये बात खुलेआम हो रही है। और ये बात कही है किसने? पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख। कैसर अहमद शेख ने ये बात पाकिस्तान के सदन में कही है। अनंत विजय जी, तो बहुत कुछ चर्न हो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात है, ये बात सुबुगाहट है। यहां तक कि व्हाइट हाउस प्रेस कोर में भी कल ये बात साफ तौर से कल शाम से की गई कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं भी न्यूक्लियर वेपन्स ऐसा हो जो कि उनके कंट्रोल में ना हो। लेकिन पाकिस्तान किसी का नहीं है। पाकिस्तान चाइना से भी और उतना ही क्या क्या लेता है, गधे बेच के बंदूक लेता है। अभी अमेरिका ने डांटा तो आसिम मुनीर वहां पहुंच गए। तो ये सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। इसमें भारत को, हमें अपना इंटरेस्ट, हर्षवर्धन जी जैसे आप बता रहे थे, देखना होगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा इंटरनल इंटरेस्ट हो जाएगा कि व्हाट डू वी हैव टू डू। जी जी जी, क्विक इंटरवेंशन हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड वाला जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो कोई, जो अनंत जी ने कहा वो बड़ा रोचक है, और उसको यूं भी देख सकते हैं कि जिस नूर खान एयरबेस के तबाह होने की बात की जा रही है, उस पर कहा जाता है, ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका का उस पर कब्जा था, उस कब्जे के बावजूद वहां पर इस तरह की स्थितियां हुई, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत एक तरह से कहेंगे झटका लगा, बेचैनी हुई। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद जी जो कह रहे हैं, उसको अगर देखें तो ये एक्सटेंशन ही दिखता है जो कुछ घटनाक्रम होता रहा। लेकिन मुझे बड़ी स्पष्टता से दिखता है, सोनिया जी भले गाजा पर और ईरान पर लेख लिखें, भले ही वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर न लिखें, भले ही पहलगाम पर कोई लेख न लिखें, लेकिन देश के लोगों को बहुत अच्छे से स्थिति पता है। मेरी चिंता बस इतनी है कि भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती रही है, लेकिन राहुल कांग्रेस के दौर में वो भूमिका विपक्ष नहीं निभा पा रहा है, वो ही नहीं निभा पा रहा है, और ये बात साफ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस समय सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो अभी बात कर रहे थे पंकज जी, अभी समय का मैं माफी चाहता हूं, आई विल कम बैक टू यू। जो दर्शकों अब मूव करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल को लेकर भी बहुत बड़े बड़े दावे की। ईरान और इजराइल की जंग, एक तरफ तेल अवीव, एक तरफ तेहरान, तबाही दोनों शहरों में मची हुई है। शर्मा, अगर आप 3 विंडो चला सकें, एक तरफ तेल अवीव, एक तरफ तेहरान, बीच में मैं यहां पे बैठे वॉशिंगटन डीसी में हर पल व्हाइट हाउस से कुछ ना कुछ जानकारी है। तेहरान ने, ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, इंटरनेट बैन हो गया है। ये 2 तस्वीरें हैं मेरे सीधे और उल्टे हाथ पे, आप देखिए। एक तरफ ईरान है, ईरान का तेहरान, दूसरी तरफ इजराइल का तेल अवीव। तबाही का मंजर दोनों शहरों में मचा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे की मिसाइलों के चपेट में है। अमेरिका इजराइल के साथ है, ईरान के साथ रूस और चाइना है। कहा जाता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मालवाहक जहाज चाइना के पिछले 24 घंटे में दोबारा तेहरान पहुंचे। दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? क्या हम विश्व युद्ध 3 की ओर देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समर्थन में आके हुए ये कहते हुए शांति की मैं करा सकता, अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत कह रहे। तुलसी गबार्ड आके वापस बोलती हैं कि मीडिया ने उनकी जो कमेंट है उसको गलत
तोड़ मरोड़ के पेश किया। याद आया कुछ? भारत में ऐसे कुछ नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए जो हर बात पे मीडिया को ब्लेम करते हैं। ये चीज अब अमेरिका तक आ गई। तुलसी गाबर्ट सिंह कि मीडिया ने उनके वक्तव्य को गलत तरह से पेश किया क्योंकि उन्हीं के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को लेके और उनके अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास गलत जानकारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन क्या शांति वो करा पाएंगे? आप देखिए, ईरान कहता है हम इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, इजराइल कहता है हमारे पास क्षमता है कि हम ईरान तेहरान को खत्म कर दें, लेकिन इजराइल को ये तो समझ आ गया है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के, बिना अमेरिकी सपोर्ट के, बिना डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइल्स के, बिना डोनाल्ड ट्रंप की ताकत के, विदाउट द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी, वो ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे। वो ईरान को जिस तरह से, चाहे वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हो, 60-60, 80-80, 100-100 मीटर नीचे जो बंकर्स बनाए हैं उनको तोड़ने की बात हो, या ईरान के को काउंटर करने की बात हो, इजराइल के पास शायद वो क्षमता नहीं दिख रही, कम से कम विजिबली तो नहीं दिख रही है कि वो ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल्स को कंट्रोल कर सके। वो आयरन डोम हमास से लड़ने के लिए सक्षम है, वो आयरन डोम हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है, वो आयरन डोम हूदी रेबल्स के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वो एक देश ईरान की ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। कई 100 मिसाइलें ईरान की आयरन डोम को तोड़ के बाहर आती। ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल्स डाली। कहा जाता है कि तेहरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन तेहरान में इसका 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बेंयामिन नेतन्याहू की मिसाइल्स ने। वो जब इंटरनेट हटेगा, जब वहां की तस्वीरें आएंगी, तब पता चलेगा कि वहां भी क्या इजराइल ने गाजा पट्टी की तरह फुटबॉल ग्राउंड बना दी है। ये बात मजाक की नहीं है, ये बात बहुत सेंसिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि वो 15 दिन तक रुकना चाहे, 12 घंटे के बाद कहा कि आई एम रेडी। उसके बाद कल देर शाम, और इस बात पे गौर दीजिएगा इससे पहले कि मैं अपने एनालिस्ट के पास जाऊं, कल देर शाम व्हाइट हाउस प्रेस को, यानी व्हाइट हाउस को जो पत्रकार कवर करते हैं, उनको ये सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि ईरान बातचीत करने को तैयार है। ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, सिर्फ एक शर्त, वो चाहता है कि इजराइल बमबारी बंद कर दे। अगर इजराइल अपनी बमबारी बंद कर देगा तो ईरान बमबारी तो बंद करेगा ही, ईरान अमेरिका से बात करने के लिए भी तैयार। ये बात कहीं और से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के सूत्रों के द्वारा दी गई कि इस तरह की बातचीत हुई। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीका के देशों के बीच शांति करा के नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं, यहां पे वो अपने युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, जंग और पुश हो रही, दुनिया किस तरफ जा रही है? वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, और ये रियलिटी है। कैन आई हैव माय गेस्ट ऑन इट? क्या मैं अपने एनालिस्ट को ऑन ला सकता हूं? क्योंकि सिचुएशन समझना, या मैं सीधा जनरल जीडी बख्शी साहब के पास जाना था। तो जनरल साहब, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। डोनाल्ड ट्रंप पीस चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज, वहां दूसरी तरफ वो अपना सबसे केपेबल न्यूक्लियर युद्धपोत भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट में। सर नहीं, देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ी दुविधा में लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी 2 कॉन्ट्रडिक्टरी एम्बिशंस हैं। एक तो वो नोबेल पीस प्राइज जीतने के बहुत भारी इच्छुक हैं। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। बंद करना तो दरकनार साहब, ये जो युद्ध है ये तो अब इंटेंसिफाई हो गया है और लगता है और इंटेंसिफाई होगा। फिर उन्होंने कहा था कि साहब मैं ईरान जो इजराइल का युद्ध है वो बंद करूंगा मिडिल ईस्ट में। एक सीज फायर हुआ, उसके बाद वो भी इंटेंसिफाई हो गया है और अब तो सीधे इजराइल ईरान की झड़प शुरू हो गई है, ज़बरदस्त युद्ध शुरू हो गया है। तो एक अटकल लगाई जा रही थी कि कल सुबह तक अटकल थी कि वो जल्द से जल्द इंटरवीन करने वाले हैं और शायद वो बूट्स ऑन द ग्राउंड ना लगाए, लेकिन वो फौदरा की जो फैसिलिटी है उसको अपने B-2 बॉम्बर से, सुपर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से, वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं GBU-57 13,600 किलो के, उससे वो बर्बाद कर देंगे और बोलेंगे बस मैं सिर्फ इतना ही करूँगा। लेकिन उससे भी पूरा का पूरा खतरा था कि ईरान जो है वो वाइडन कर दे वॉर को, वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स को हिट करे, वो जो है
गल्फ ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछा दे, सुरंगें बिछा दे और ऑयल टैंकर्स पे हमले कर दे ताकि ऑयल की कीमत आसमान पे चढ़ जाए। मतलब ये बात ये थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको जरूर ले डूबेंगे, ऑयल की प्राइस चढ़ा देंगे, इतनी चढ़ा देंगे कि दुनिया को नुकसान हो। और इस डर से उसने अभी तक जो है रोक के रखा था, डिटर करके रखी थी कोई भी अटैक्स ऑन ईरान प्रॉपर। ये डिटरेंस ख़त्म हो गई है और अब देखना है कि अमेरिका इंटरवीन करता है कि नहीं। नहीं, लेकिन अगर जनरल साहब, अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा, जनरल साहब मतलब एक और सवाल, उसके बाद कर्नल लैंड के पास जा रहा हूं। जनरल साहब, अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा, आपको लग रहा है कि इजराइल ईरान को टक्कर दे पाएगा? कहा जाता है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स लॉन्च की। आजकल किसका असला, किसकी मिसाइल्स, कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पता ही नहीं चला। लेकिन बात यह है कि ईरान ने जो तबाही तेल अवीव में मचाई है, ईरान ने जो तबाही हाफिया में मचाई, वो देख के परेशान, मतलब ये कहा जाता था कि इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम इज लाइक रॉक सॉलिड, इज लाइक रॉक सॉलिड। ईरान ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने उसको भेजने का ऐसा तरीका निकाला है कि उनकी हर पार कर रही है और वो विजुअली दिख रहा है कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर अमेरिका सिर्फ वर्बली करता रहा, सिर्फ पोजिंग करता रहा, उन्होंने अपना यूएसएस निमित्ज मूव कर दिया जो कि सबसे काबिल है, उन्होंने अपने एयर कैरियर्स मूव कर दिए, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स मूव कर दिए, उस सबसे हो क्या रहा है? ईरान इज नॉट डेटरिंग। आयतुल्लाह खुमैनी डर नहीं रहा है। आयतुल्लाह खुमैनी कह रहे वील सी यू, हम देख लेंगे सपनों में। जब मोदी ने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर, ही सेज इन योर ड्रीम्स। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिक्चर चल रही। बट वहां इजराइल ने जो शुरू किया है और कह के मारा है, मैं हम पहले दिन से बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये कोई अननोन टाइम पे, अननोन लोकेशन पे छुप के नहीं हुआ है। इजराइल ने प्लान करके मारा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान पे, अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, या दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान? जनरल साहब देखिए, मैं स्ट्रेट आपको आंसर देता हूं इस क्वेश्चन का कि बगैर अमेरिकन रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के इजराइल ने जो कुछ भी किया है वो नहीं कर सकता था। ऑलरेडी अमेरिकन रिफ्यूलर्स हैव बीन हेल्पिंग इजरायली एयरक्राफ्ट टू गो एंड बॉम्ब। रिपीटेड बॉम्बिंग सॉर्टीज जो हो रही हैं उनमें बहुत सारे अमेरिकन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 टैंकर्स लग रहे हैं। वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं ऐश्वर्या, जनरल डेविड पेत्राउस, फॉर्मर आर्मी के जनरल और CIA के चीफ, उन्होंने कहा है कि हमको कोई 2 हफ्ते चाहिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर के लिए। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 हफ्ते की रिप्रीव दी है, पीस टॉक्स के लिए नहीं दी, बल्कि लड़ाई में शामिल होने के लिए वो उनका प्लान पूरा है। अपने जो मैकग्रेगोर हैं, कर्नल मैकग्रेगोर, उन्होंने भी अपनी वक्तव्य में बोला है कि ये 2 हफ्ते का जो रिप्रीव है वो केवल लॉजिस्टिकल पॉज है, जो कि अमेरिका को टाइम चाहिए अपने और एडिशनल फोर्सेस वहाँ पहुँचाने के लिए, हमले के लिए। तो अभी ये कह देना कि अमेरिका जो है पुट ऑफ हो गया है, चाहे रूस की थ्रेट से, चाहे चीन की थ्रेट से, चाहे पुतिन की ललकार से, वो प्रीमेच्योर होगा। जनरल साहब, ये 2 ब्रेकिंग है, मैं आ रहा हूं, और आप देखिए ये आ रहा है कि दी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है IAEA, वो कह रहा है कि वो जो सेंट्रीफ्यूग प्रोडक्शन है, जो कि एक वर्कशॉप लिंक्ड होती है न्यूक्लियर साइट से, वो ईरान के इस्फहान शहर में है। और ये IAEA कह रहा है। अब इस पे कितना भरोसा किया जाता है ये देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक और ब्रेकिंग आ रही है कि तुर्की के जो मतलब अर्दोगान है, उन्होंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरकाची को रिसीव किया है और वो तुर्की पहुंच गए। तो क्या तुर्की के थ्रू रशिया कोई पीस टॉक करा रहा है? क्योंकि अर्दोगान ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पुतिन से भी बात करते हैं और ट्रंप से भी बात करते हैं। तो क्या ट्रंप तुर्की के थ्रू कर रहे हैं? क्योंकि कल जनरल साहब ये व्हाइट हाउस प्रेस कोर्स से शांति से धीरे से सोर्सेज से ये खबर दी गई कि ईरान बात करने को तैयार है, ईरान इज रेडी टू टॉक, अगर इजराइल अपनी बम्बार्डिंग बंद कर देते। जनरल साहब 30 सेकंड प्लीज। सर
नहीं बिल्कुल आपने सही फरमाया। कल ही बोला गया है और जहां प्रेस की ब्रीफिंग हो रही थी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 हफ्ता के बाद फैसला लेंगे। वो जो पीस टॉक्स चल रही हैं, ही वांट्स टू गिव देम अ चांस टू वर्क। तो हो भी सकता है हम इसको, क्योंकि मैंने बताया ना उनकी दोहरी लालसाएं हैं। एक लालसा है दोहरी लालसा पीस प्राइस की, ठीक है। लेकिन एक कहावत है जनरल साहब, समय कम है, माफी चाहता हूं, एक हिंदी में एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है, शायद किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताई नहीं, कि 2 नाव में चलने वाले अक्सर डूब जाया करते। अपना रास्ता साफ होना, क्लियर होना चाहिए। आप दोनों तरफ चलना चाह के चक्कर में आप डूब जाएं, कहीं के नहीं रहेंगे। और यही चीज कहीं अमेरिका के साथ तो नहीं हो रही, लेकिन दर्शकों जो इस समय ईरान और इजराइल के बीच की जो सिचुएशन है उसके बीच जो ये अभी ब्रेकिंग आई है कि तुर्की में पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, इसके बारे में अमेरिका क्या कह रहा है, उस सब जानकारी के साथ हम वापस आ रहे हैं एक बहुत छोटे ब्रेक के बाद। पूछता भारत में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।